स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट ईयर के जो लेसन है वो स्टडी करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा आपको पता है, कंटिन्यू यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, तो आज ही अपना 15 लेसन यानी 15वां लेसन है। तो इससे पहले के जो अपने 14 जो लेसन है उनके अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, वो इस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप उसको देख सकते हैं और कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखें कि आपको अपडेट होना ज़रूरी है और अपडेट होंगे तभी समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर और नए दिन के साथ। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें देखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि राजनीति के अंदर समाजीकरण कैसे होता है। मतलब एक तरह से आपको देखना है कि राजनीतिक और समाजीकरण, तो समाजीकरण को भी पहले टुकड़े कर दो। समाजीकरण यानी समाज, और समाज के लोग, समाज के अंदर जब व्यक्ति रहता है तो उसके अंदर रहते हुए वह अपना और अपने व्यक्तित्व का जब वो विकास करता है और समाज में रहते हुए समाज के रीति रिवाज को वो सीखता है, तो इस तरह से व्यक्ति जब समाज में जुड़ जाता है तो व्यक्ति का समाजीकरण हो जाता है। और वो व्यक्ति जब समाजीकरण में जुड़ जाता है तो समाजीकरण की जो गतिविधियाँ हैं वह राजनीति के अंतर्गत आती है। यानी वह समाज में रहते हुए राजनीति की गतिविधि को सीखता है, उसमें भाग लेता है और इस तरह से वह राजनीति से जुड़ जाता है। तो ये राजनीतिक समाजीकरण है, ठीक है ना। तो ये तो अपने एक शॉर्ट में समझा कि राजनीतिक समाजीकरण क्या हो सकता है, जिसे हम समझेंगे एक शब्द में। तो समाज के द्वारा जब राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति जाता है और राजनीतिक के अंतर्गत जैसे उस व्यक्ति समाज को अपनाता है वैसे ही राजनीति को भी अपना लेता है, तो राजनीतिक समाजीकरण होता है। ये तो अपने एक शॉर्ट समझ लिया। अब इसको अपने बुक के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि ये समझना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, क्योंकि अलग अलग विचार विद्वानों ने विचार दिए हैं, उनके कुछ वक्तव्य है जो हम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसको लेकर आना, एग्जाम पूछे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आपको बस एक सारांश में ध्यान रखना है होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के, तो राजनीतिक समाजीकरण के बारे में सबसे पहले आमंड पॉवेल ने एक बात कही है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर राजनीतिक संस्कृति की रक्षा की जाती है और उसे परिवर्तित किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतिमानों में परिवर्तन भी राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर ही संभव हो पाते हैं। तो इसलिए ये मतलब राजनीति के जो समाजीकरण में संस्कृति भी एक तत्व है जो महत्वपूर्ण होता है, शामिल होता है। तो इस तरह से हम राजनीतिक व्यवस्थाओं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारिक रूप का निकट से अध्ययन करें तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से मूलतः भिन्न होता है। वस्तुतः एक ही संरचना और संस्थाओं वाली राजनीतिक व्यवस्था भी अपने काम के करने के लिए यानी उसके जो ढंग होते हैं उसमें भी अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में। राजनीतिक समाजीकरण, क्योंकि बड़ा अगर प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो किसी भी विचार या जैसे ये आ गया कि राजनीतिक समाजीकरण, तो उसका अर्थ बताइए और परिभाषा एक आध परिभाषा दीजिए। तो इस तरह से आपको अर्थ भी पता होना चाहिए और एक दो विद्वान की परिभाषा भी। हर टॉपिक के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक की अलग अलग विद्वानों ने कुछ न कुछ विचार दिए, अपनी परिभाषाएं दी है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए, राजनीतिक समाजीकरण एक अवधारणा, एक प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण यह एक प्रक्रिया एवं अवधारणा है। अब ये कैसे, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के अंतर्गत क्या होता है, क्या मतलब कि किया जाता है, तो वो सीखता है। जो सीखने की यानी राजनीति के अंदर जो राजनीति के संदर्भ में जो ज्ञान व्यक्ति सीखता है, राजनीति के संदर्भ में व्यक्ति जब वो ज्ञान सीखता है तो वो ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रिया है, यानी वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है ताकि वो समाजीकरण हो जाए, राजनीतिक समाजीकरण। तो यही है जो मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति से जुड़े मूल्य और ज्ञान है वो प्राप्त करता है। समझ में आ गया? राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए ज्ञान, मूल्य और अभिमूर्ति और कह सकते हैं जो विशेषता होती है वो सब सीखता है। तो ये एक प्रक्रिया के तौर पर है। और दूसरा यहाँ पे कहा एक अवधारणा, ये एक विचार भी है, ठीक है ना, जो हमें राजनीति से जुड़े हुए मूल्य और उसके ज्ञान हमें करवाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है इसका अर्थ में।
अवधारणा के रूप में यहाँ पे देखिए कि राजनीतिक विश्लेषण की इकाई है और प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक संस्कृति का नियामक तत्व भी है। राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख रूप से तो ये प्रक्रिया है और अंततः एक अवधारणा के रूप में राजनीतिक समाजीकरण की संक्षिप्त व्याख्या भी प्राप्त होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति से जुड़ी मूल्य ज्ञान प्राप्त करता है और यह एक राजनीतिक समाजीकरण एक अवधारणा भी है जो अपने आप में परिपूर्ण है और ये संस्कृति के नियामक तत्व के तौर पे काम करती है। तो ये तो हमने इसका समझ लिया कि अर्थ एक शॉर्ट संस्कृत में। अब हम देखिए अलग अलग विधानों की परिभाषा समझने से पहले आगे देख लेते हैं कि ये अवधारणा के रूप में कैसे हो सकती है। तो देखिए ध्यान रखिए, राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम, तो आपको ध्यान रखना है कि समाजीकरण अध्ययन व विश्लेषण एक नवीन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो अवधारणा है ये प्राचीन समय से है, लेकिन अब को यहाँ पे आधुनिक समय में इसका कुछ अलग क्षेत्र है देखने को मिलता है। तो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में समाजीकरण के संबंध अध्ययन और अन्वेषण होते रहे हैं। तो इस बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक विज्ञान में समाजीकरण की अवधारणा का प्रथम विश्लेषण हर्बर्ट हाइमन ने किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। राजनीति, ये वापस बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति के अंदर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है? हर्बर्ट हाइमन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हर्बर्ट को थोड़ा चेंज करेंगे कि हर्बर्ट नहीं है, हर्बर्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, हर्बर्ट हाइमन। और ये प्रश्न मतलब बार बार पहले भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है वह एक छोटा नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो ध्यान रखेंगे कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाजीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? राजनीति, हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो इसमें राजनीतिक समाजीकरण के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने दिए हैं? हर्बर्ट हाइमन ने दिए हैं। ये सबको पता होना चाहिए, जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस, तो ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न 1 नंबर या ऐसा आधा नंबर जो पूछा जाता है तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखें, इसके बाद इसी अवधारणा को अलग अलग विद्वानों ने अपने तरह से उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें हम यहाँ पे बात करें ग्रेबिल, आमंड, ईस्टर्न और RDH आदि ने एक धारणा के रूप में राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। मतलब इसके बाद के अलग और विद्वान आए जिन्होंने अपने अपने व्याख्या के तौर पे राजनीतिक समाजीकरण की एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे ये उनके विचार हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि एलन बॉल ने राजनीतिक समाजीकरण की क्या परिभाषा दी है, और मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, आप ध्यान रखें, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ और परिभाषा समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो परिभाषा यहाँ पे देखिए एलन बॉल की सबसे पहले, तो एलन बॉल की जो परिभाषा है वो यहाँ पे मैं नोट करवाना चाहूँगा, आप ध्यान देंगे। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं का होना। जिससे हम समझ रहे कि राजनीतिक जो ये समाजीकरण है, तो लोग जब राजनीति के बारे में जो सीखते हैं वह समाज में रहकर ही सीखते हैं, तो इस तरह से उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है तब वो समाजीकरण हो जाता है, और वही ज्ञान जब वो राजनीति में अपनाता है और उसका उपयोग करता है वो राजनीतिक समाजीकरण के अंदर गिना जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं का होना। कुछ धारणाओं का होना, ठीक है ना, और उसका विश्वास और उनका विश्वास तथा विकास
तथा व्यवस्था में संबंधित व्यवस्थाओं से संबंधित ही विश्वासी राजनीतिक समाजीकरण है। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने अब थोड़ा टाइम लेते हुए यहाँ पे नोट किया है, तो आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ अवधारणाओं का होना, राजनीतिक जब हम व्यवस्था की जब बात करें तो उसमें कुछ अवधारणाओं का होना जरूरी होता है। बहुत सारी अवधारणाएं जब बन जाती हैं तो उन अवधारणाओं में उनका विश्वास तथा व्यवस्थाओं से संबंधित विश्वासी, यानी जो राजनीतिक अवधारणा है उनके ऊपर जब लोग विश्वास करते हैं, ठीक है ना, और वे विश्वास उस व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी होते हैं जो राजनीति से होते हैं, तो ये विश्वास उन व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो इन व्यवस्थाओं में समाजीकरण यानी समाज की जो व्यवस्था है, स्थिति लिखी जाती है, वह एक तरह से राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है। तो ये तो जो परिभाषा दी है वो दी एलन बॉल ने, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इस तरह एक धारणा के रूप में राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के राजनीतिक संबंधी मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और विचारों का योग है ये, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका का निर्धारण और नियमन होता है। इन्हीं से व्यवस्था के लिए समर्थन और दुराव उत्पन्न होते हैं। व्यक्तियों का जितनी सीमा तक समाजीकरण हुआ है और उतनी ही सीमा तक व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में राजनीतिक जीवन में सक्रिय और सार्थक भूमिका निभाने की आशा व्यक्त की जाती है। मतलब ये है कि जैसे व्यक्ति जितना अधिक समाजीकरण होगा, जितना अधिक उसका समाजीकरण होगा, उतना ही राजनीति समाजीकरण होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ती है। मतलब ये जैसे पहले ही मैंने बता दिया है कि समाजीकरण यानी समाज में जो व्यक्ति रहता है तो समाज के रीति रिवाज मूल्यों को अपनाता है, वो समाज में जब आगे बढ़ता है तो इस तरह से उसे राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक ज्ञान भी प्राप्त होता है और वह समाजीकरण के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों ज्ञान को जब सीखता है समाज में रहते हुए, तो इस तरह से उस व्यक्ति, उस समाज का भी समाजीकरण हो जाता है। राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक समाजीकरण यानी राजनीति के संदर्भ में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रक्रिया समाजीकरण के तौर पे है। तो इस तरह से आगे यहाँ पे देखना है कि जैसे हम ये जो समझ रहे हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया के रूप में कैसे, जैसे मैंने पहले ही सबसे पहले बताया था कि ये एक प्रक्रिया है, एक अवधारणा तो जैसे यहाँ पे स्पष्ट हो गया, ठीक है ना, परिभाषा के तौर पे। अब प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस संदर्भ में देखिए, राजनीतिक समाजीकरण प्रमुख रूप से एक प्रक्रिया है और सामान्यतः राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। राजनीति के बारे में लोगों की प्रवृत्तियां, विचारों और आस्थाओं के बनने की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण भी कहते हैं। प्रत्येक यहाँ पे हम देखें जैसे कि राजनीति से जुड़े हुए विविध पक्षों के प्रति, अलग अलग राजनीति के जो पक्ष हैं उन विविध पक्षों के प्रति व्यक्तियों के रुख और रवैये, दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि उनका दृष्टिकोण बनने की प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण है। राजनीति के बारे में उनका जो ज्ञान, जो दृष्टिकोण है, वह जिस माध्यम से उनका ये दृष्टिकोण विकसित हो रहा है राजनीति के क्षेत्र में, वही समाजीकरण भी कहलाता है। यानी अलग अलग तरह से आपको इसको अर्थ बता रहे हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए कि समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो इस बारे में सिगल ने क्या कहा है, राजनीतिक समाजीकरण से अभिप्राय सीख की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्श व व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। लेक्टन ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। उसके अनुसार कहा है कि व्यापक रूप से राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, यहाँ पे लेक्टन ने कहा है राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करता है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है और यहाँ पे मैं नोट करवाना चाहूँगा ताकि आपको वो ध्यान रहे और आप ये साथ साथ लिखें, क्योंकि आपका जो लिखा हुआ हैंड नोट है वह ज़रूर आपके काम आता है। इसलिए आपको खुद को भी जो पढ़ा रहा हूँ उससे जो इम्पोर्टेंट लगे आप खुद नोट करते जाएं साथ साथ। तो देखिए, हम यहाँ पे लेक्टन की जो परिभाषा है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो लिखना है कि व्यापक
व्यापक अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है। व्यापक अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, या प्रक्रिया को यहाँ पे एक तरह से ये भी लिख सकते हैं कि तरीका, ठीक है ना। ये एक तरीका है जिसके द्वारा, यहाँ पे कहा गया है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को, जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित या हस्तांतरण, ठीक है ना। हस्तांतरित करता है। अब ये मैंने ज़्यादा टाइम लिखने में क्यों लिया है, क्या कोई भी एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। और ये परिभाषा एक बार वापस समझ लीजिए। लैंगटन ने कहा है कि व्यापक दर यानी व्यापक अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण एक तरीका है। क्या है? राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया, ये एक तरीका है जिसके द्वारा, यानी राजनीतिक समाजीकरण एक तरीका है, तो इस राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को ये एक तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति हैं जिसके दादा हैं, वो उनको राजनीति के बारे में बहुत अच्छी समझ थी। कहीं ना कहीं वे हो सकते हैं वो कहीं किसी क्षेत्र से चुनाव जीते हो, एक मंत्री के तौर पे वो रहे हो, तो इसके बाद उसका पुत्र आएगा, तो वो उसके जो गुण हैं, उसके जो राजनीतिक जो वैल्यू है उस व्यक्ति के, ठीक है ना, जो पहले कहीं मंत्री बना था, तो उसके वैल्यू, उसके गुण, उसके जो विचार है वो उससे उसके पुत्र में आएंगे। उसके पुत्र में भी ये राजनीतिक नॉलेज दूसरे से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तो फिर जो वो उसका जो पुत्र होगा, उसके बाद उसका जो पुत्र होगा, तो इसी तरह से राजनीतिक जो व्यवहार है, राजनीतिक जो ज्ञान है वो उनमें ज़्यादा होगा। तो यानी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। और ये जो राजनीतिक समझ, जो व्यवहार और राजनीतिक संस्कृति जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है ना, और वहाँ पे व्यक्ति उस राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे समझ सकता है राजनीतिक गतिविधियों को, उसमें समाजीकरण हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। इस तरीके को, इस प्रक्रिया को ही यहाँ पे राजनीतिक समाजीकरण का है, जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है राजनीति के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये एक सफिशिएंट परिभाषा है जो इस की अर्थ और परिभाषा दोनों समझा देता है। इस बारे में आमंड और पॉवेल ने क्या कहा है? राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति संस्कृति में प्रवेश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ध्यान से सुने और साथ तो आप नोट भी कर लें, क्योंकि ये एक अच्छी परिभाषा है, आमंड और पॉवेल ने दी है, तो ध्यान रखें। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। यानी ये राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है, ठीक है ना। ये एक प्रक्रिया होगी, तो इसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में घुसता है, प्रवेश करता है, राजनीतिक में संस्कृति में प्रवेश करता है और राजनीतिक वस्तुओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब इस समाजीकरण के द्वारा, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति है वो राजनीति संस्कृति में घुसेगा, और वहाँ उस राजनीतिक संस्कृति में घुसने के बाद
वहाँ से राजनीति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करेगा। राजनीतिक गतिविधि क्या है, किस तरह चलती है, तो वो ज्ञान है वो उस राजनीतिक संस्कृति के से उस वस्तुओं से प्राप्त करता है और अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं और प्रतिमानों का निर्माण करता है। इससे व्यक्ति अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। फिर वो जब समझता है कि राजनीतिक गतिविधियों से, राजनीतिक कल्चर से समझता है, तो उसके अनुसार उसके व्यवहार भी राजनीति के संदर्भ में थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। अपने आप को वो निर्धारित करता है कि मुझे अब समाज में किस तरह का स्टेटस बनाना है, मुझे राजनीति के अंदर जाना है, तो मैं ये समझने के बाद क्या किस तरह से अपने व्यवहार को परिवर्तित करूँ, तथा इस प्रकार वह राजनीतिक प्रक्रिया एक पद्धति का अंग बन जाता है। फिर वह इस तरह से व्यक्ति है वो समाज के अंतर्गत रहते हुए राजनीति का एक अंग बन जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति के अंदर घुसता है और वहाँ उस राजनीतिक वस्तुओं से, उन संस्थाओं से सीखता है। सीखने के बाद अपने व्यवहार, अपने जीवन में वो परिवर्तन लाता है और भविष्य में जो जैसे उस तरह का क्या बनना है, तो इस तरह से वो अपनी दिशा निर्देश गाइडलाइन करता है। तो इस तरह से वो एक अंग बन जाता है राजनीति समाजीकरण का। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है, मैं दोहरा रहा हूँ बार बार ताकि आपको समाजीकरण के बारे में क्लियर हो जाए, राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। आगे देखें, राजनीतिक समाजीकरण की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में दीक्षित करता है। मतलब यहाँ तक ये हम समझ गए हैं कि राजनीतिक समाजीकरण है, इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्तियों को राजनीति के बारे में एजुकेट किया जाता है, राजनीतिक समझ उस व्यक्ति में आ जाती है, राजनीतिक संस्कृति के बारे में वो समझता है। तो राजनीति के बारे में संस्कृति जब व्यक्ति में विकसित होती है, तो इसको विकसित करने का जो तरीका है राजनीतिक समाजीकरण। समझ गया ना। आगे देखिए, समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की ओर उन्मुक्त होता है। समाजीकरण में सबसे पहले यही होता है कि व्यक्ति समाज के प्रति आकर्षित होता है और समाज में जब वो रहता है, समाज के रीति रिवाज को अपनाता है, तो वहाँ फिर उसको राजनीति के प्रति वो आमुक्त होता है, ठीक है ना, उन्मुक्त होता है। और राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत वह समाज की उपव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुक्त होता है। फिर समाज में जब वो आता है और समाज के प्रति जब आकर्षित होता है, तो समाज में रहते हुए धीरे धीरे वो राजनीति यानी उप समाज, राजनीति की ओर वो बढ़ता है और राजनीतिक समाज में वह रीति रिवाज उसका एक अंग, अभिन्न अंग बन जाता है, वो खुद भी राजनीति का अंग बन जाता है और राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है उसका। तो इस तरह से बार बार वही रिपीटेशन हो रही है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया की अवधारणा क्यों है और इसके अर्थ के बारे में भी आप अच्छे से जान गए होंगे। तो अब हम समझ रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता क्या क्या है। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम राजनीतिक समाजीकरण को समझ गए, उसके अर्थ को जान गए हैं। तो अब हम उनकी विशेषताओं को समझेंगे, राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता। तो देखिए, राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्या हो गई कि राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही इसकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि ये राजनीतिक समाजीकरण का एक प्रक्रिया है, एक अवधारणा के तौर पे है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, ये पॉइंट विशेषता बता रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मतलब लोगों में ये साइकोलॉजी बन जाती है। अब उनके मतलब उनका जो मानसिक परिवर्तित हो जाता है, वह समाज में रहते हुए राजनीति के बारे में सीखता है, फिर वो राजनीति के अंतर्गत उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो इस तरह से उसका समाजीकरण के द्वारा उसकी जो साइकोलॉजी वो चेंज हो जाती है। यानी वह एक तरह से ये प्रक्रिया क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया तो है, लेकिन मनोवैज्ञानिक, क्योंकि व्यक्ति उस व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को अपने अकॉर्डिंग बनाता है,
ठीक है ना, और इस तरह से वो अपने विचार, अपना मनोयोग है वो उस राजनीति के प्रति बना लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है वह एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहली विशेषता हो गई राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्यों के मन, मस्तिष्क, उसके विचार और भावनाएं हैं वो राजनीति से जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उस समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण से जोड़े देती हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा देखिए राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया। राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति है वह राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि राजनीति के अंतर्गत क्या है, किस तरह की गतिविधि है, मेरा इसमें क्या भविष्य हो सकता है, और राजनीति के अंदर वो तत्व है या वो इस वस्तु है तो उसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है राजनीति के बारे में सीखने के लिए हमें जो प्रोसेस फॉलो करना होता है, जो प्रक्रिया फॉलो करनी है, तो उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो राजनीति के बारे में हमें समझ देता है। तो राजनीति के बारे में शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया कौन है? राजनीतिक समाजीकरण। समझ में आ गया? ये राजनीतिक जो समाजीकरण है वो राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया के तौर पे काम करता है, लोगों में राजनीतिक समझ है वो विकसित करता है। तीसरी विशेषता को यहाँ पे हम देखें, निरंतर और गतिशील प्रक्रिया। ये तो आपने ध्यान रखा होगा क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है वह समय के अकॉर्डिंग बदलती है, यानी उसमें परिवर्तन होता है, तो वो गतिशील कहलाती है। तो इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण क्या है? निरंतर गतिशील एक प्रक्रिया, एक ऐसा मेथड, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। वो अपने आप का जो वह कह सकते प्रक्रिया है जिस तरह से वो आगे बढ़ती है वो अपने आप में भी संशोधन करती है, यानी गतिशील है। इसको यहाँ पे देखें, राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के जीवन पर्यंत और समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रारंभिक पारिवारिक अनुभव व्यक्ति को एक राजनीतिक दल की ओर मुक्त करता था। पहले क्या था कि परिवार के लोग सीधे ये बताते थे कि उन्हें कि राजनीतिक दल के अंदर जाना है, और इस तरह से इसके बाद वह धीरे धीरे राजनीति में जुड़ जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ही क्या है, व्यक्ति को परिवार से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और शिक्षा और व्यवसाय के द्वारा उसे राजनीति के बारे में जो नॉलेज हो जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि पहले सिर्फ लोगों को राजनीति के बारे में पार्टी में जुड़ने पर ही पता लगता था कि ये राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, लेकिन वर्तमान में अभी की देखें तो व्यक्ति परिवार में रहकर ही राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समझ आ जाती है उसे, और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे कार्य, कारण, व्यवहार और व्यवसाय के अनुभव के आधार पर, अपने मित्रों के आधार पर राजनीति के बारे में और ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक समाजीकरण है उसने राजनीति के बारे में जो समझ है लोगों में बढ़ाना, वो समय के अनुसार गतिशील बनाए रखी है। यानी जब समाज परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रक्रिया भी अपने आप परिवर्तित होती है और निरंतर गतिशील रहती है। ठीक है ना, इस तरह से व्यक्ति के अंदर जो राजनीतिक ज्ञान है वो बढ़ता रहता है। इस तरह से हम नेक्स्ट देखें कि इसकी और विशेषता कौन सी है, तो देखना है अत्यधिक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया और धारणा। चौथी विशेषता है अत्यधिक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया यानी जो राजनीतिक समाजीकरण जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये अत्यधिक विस्तारपूर्ण है, यानी इस समाजीकरण को हम एक लिमिट में नहीं बांध सकते, क्योंकि इसकी हम जितना इस राजनीति को समझते हैं तो वह पूरा जो राजनीतिक क्षेत्र गतिविधि है वो राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। तो मतलब राजनीति का जो क्षेत्र गतिविधि और समाज का जो क्षेत्र गतिविधि वो सभी राजनीतिक समाजीकरण के अंदर आता है। तो इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण एक अत्यधिक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया है और एक अवधारणा है, एक विचारधारा है जो बहुत ही विस्तारपूर्ण है। इसका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े मूल्य भी उसमें शामिल होते हैं। ये सभी जो है उसमें यानी एक तरह से राजनीतिक समाजीकरण विस्तृत हो जाती है। नेक्स्ट देखना है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सभी समाज, सभी राज्य व्यवस्थाओं में है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया
सभी समाजों और सभी राज्य व्यवस्थाओं में है। तो अंतिम जो विशेषता है इसका ये मतलब है, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन न केवल आधुनिक समाजों वरन परंपरागत और गैर परंपरागत समाजों में भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया अस्तित्व रहा है। यानी पहले की बात करें तभी भी राजनीतिक समाजीकरण की व्यवस्था प्रक्रिया मौजूद थी, और आधुनिक समय में भी राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया के रूप में आज भी मौजूद है। तो यानी कहने का मतलब है राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में और सभी व्यवस्थाओं में रही है, और उस व्यवस्थाओं में लोगों ने उसको अपनाया है और राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस तरह से आपने ये विशेषता समझ ली होगी। एक अन्य विशेषता के बारे में बात करें, उद्देश्यपूर्ण मूल्य से जुड़ी हुई अवधारणा है। यानी ये जो राजनीतिक समाजीकरण है, जब इसमें व्यक्ति आता है तो ये किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक समाजीकरण एक उद्देश्यपूर्ण अवधारणा और एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक समाजीकरण एक उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी इसका कुछ उद्देश्य राजनीति के अंदर जब आता है, व्यक्ति समाज में आता है, तो जब राजनीति के अंदर आगे बढ़ेगा तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भविष्य की योजनाओं का निर्माण भी कर सकता है, आगे राजनीतिक क्षेत्र में करियर बना सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट समझेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। तो राजनीतिक समाजीकरण के बारे में आगे जो बचे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के आधार तत्व कौन से हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो हम अपना जो नेक्स्ट यानी 15 लेसन का सेकंड पार्ट होगा, और वह इस 15 लेसन का एक अंतिम यानी कह सकते हैं 15 लेसन का सेकंड पार्ट और इसका लास्ट पार्ट होगा। इसी पार्ट के अंदर ये लेसन एक खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट है वो अब हो गया, और सेकंड है वो इसके बाद का जो वीडियो है उसमें ये लेसन पूर्ण हो जाएगा। तो अब तक इससे संबंध में अगर आपको कोई डाउट है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया है, ये क्या विचारधारा, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। और हो सके अगर आपको कोई बड़ा कन्फ्यूजन है तो उसके संदर्भ में आपको एक वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो तब तक इससे संबंध में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं और कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। तब तक पढ़िए और ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।